अच्छा जी, अटेंडेंस ले रहे हैं सेकंड हाफ ब्रेक के बाद की, ठीक है। अच्छा, साद बिन मुजाहिद तो खैर ये ड्रॉप कर दिया उन्होंने। फिजा इसहाक, ड्रॉप हो गया। फिजा इसहाक, फिजा इसहाक प्रेजेंट, ठीक है। मोहम्मद फैसल, मोहम्मद फैसल नहीं है। अलीना फ़हीम, ठीक है, प्रेजेंट। और मोहम्मद उमर खान प्रेजेंट सर। नहीं है। और मोहम्मद शागिर, मोहम्मद शागिर नहीं है। अच्छा, मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा नहीं है। फरीहा फैसल, ठीक है, प्रेजेंट है। तो मुस्तफ़ा आ गया। अच्छा, अर्श मोमिन, ठीक है, प्रेजेंट है। शेख मोहम्मद उमर शाहिद, ठीक है, प्रेजेंट है। शेख आयशा शाहिद, शेख आयशा शाहिद, ठीक है, प्रेजेंट। ज़कवान आबिद, ज़कवान नहीं। मोहम्मद असद सनाउल्लाह, ठीक है, प्रेजेंट है। जुबैर अख्तर, जुबैर अख्तर, जुबैर अख्तर नहीं है। और हमजा कमाल, हमजा कमाल, हाफिज मोहम्मद जफीर खान, ठीक है, प्रेजेंट। मोहम्मद उमर सिद्दीकी, उमर सिद्दीकी, ठीक है, प्रेजेंट। सैयद मोहम्मद तकी रजा, सैयद मोहम्मद तकी रजा, सैयद मोहम्मद तकी रजा नहीं है। अच्छा, ज़कवान अभी आ गए, मैंने देखा। ज़कवान, ठीक है, प्रेजेंट। अभी जो है ना, जुबैर अख्तर नहीं है, हमजा कमाल नहीं है, और सैयद मोहम्मद तकी रजा नहीं है सेकंड हाफ। बाकी फैसल शागिल नहीं है। तो ये एब्सेंटीज हैं सेकंड हाफ के, ठीक है। सर आपने मेरी नोट की 10709 मुस्तफा। हाँ, मैंने देख लिया था, आपने लॉगिन किया था। मुस्तफ़ा हुसैन सही है, आपकी प्रेजेंट। इसके अलावा जो है वो आपने फेसबुक ग्रुप पे ले रहे होंगे प्रोजेक्ट्स। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, फिर जो फेसबुक ग्रुप पे प्रोजेक्ट्स मैंने रख दिए हैं और सर कमेंट। प्रेजेंट मार्क कर दो। हमजा, हमजा ठीक है, हमजा की प्रेजेंट मार्क, हमजा कमाल। हमजा कमाल का, अच्छा, ठीक है। अब जुबैर अख्तर और तकी रजा नहीं है। अच्छा, फैसल और शागिल नहीं है, चार लोग नहीं। बस साद मुजाहिद का तो ड्रॉप है। सर को फसल की कॉल आई थी, लाइट चली गई है उनकी। अच्छा, तो पहले में भी नहीं थे, पहले हाफ में भी नहीं थे, दूसरे में भी कहीं थोड़ा सा तो है। सर तकी की भी लाइट गई हुई है, वो कह रहे थे हम पहले सेशन चलो में थे। तकी, हाँ तकी तो था पहले में, लेकिन ये फैसल नहीं है। फैसल और शागिल तो दोनों हाफ में नहीं। अच्छा, टेम्पलेट हमने कर लिया था ये, हाँ यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे।
अच्छा, असेंबलिंग, लिंकिंग एंड रनिंग प्रोग्राम्स। तो असेंबली के प्रोग्राम जो है आप उसको असेंबलिंग कर सकते हो, लिंक कर सकते हो, ठीक है। अब ये इसके अंदर पूरा प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं असेंबल लिंक एग्जीक्यूशन साइकिल। असेंबल लिंक एग्जीक्यूशन साइकिल, मुख्तलिफ फाइल्स जो है वो बैकग्राउंड में जो है वो जनरेट होती हैं, जो मैंने आपको बताया था। पहले तो हम ये देखेंगे असेंबल लिंक एग्जीक्यूटिबल साइकिल क्या होती है, पहले हम ये देखेंगे। ठीक है जुबैर, तुम्हारी प्रेजेंट लगा दी मैंने, प्रेजेंट हो चुकी है आपकी, थोड़ी लेट अभी आप आए हो, लगा दी मैंने प्रेजेंट। अच्छा, तो असेंबल लिंक एग्जीक्यूशन साइकिल वो देख लेते हैं, फिर इसके बाद कुछ फाइल्स के बारे में यहाँ पर बात होगी। तो असेंबल लिंक एग्जीक्यूशन साइकिल में होता क्या है, जब आप असेंबली का कोई प्रोग्राम असेंबल करते हो, ठीक है, असेंबली का प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता। कभी भी आप ये नहीं कहना मैंने असेंबली का प्रोग्राम को कंपाइल किया, क्योंकि कंपाइलेशन तो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस में होती है ना। तो असेंबली जो है जाहिर है वो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, लो लेवल लैंग्वेज है। तो इसमें असेंबलिंग होती है, ठीक है, असेंबलिंग। असेंबली का प्रोग्राम आप असेंबल करते हो, कंपाइल नहीं करते। तो इसमें आपका देखो सोर्स कोड, जो भी आपकी सोर्स फाइल है, जो भी आपने लैब में भी की है, जिसपे आपने कोड, जो भी कुछ कोड किया है एटसेट्रा वगैरह, वो आपकी सोर्स फाइल है। वो ज़ाहिर है किसी टेक्स्ट एडिटर के ऊपर, आप विजुअल स्टूडियो में या किसी भी टेक्स्ट एडिटर के ऊपर आप लिखते हो सोर्स फाइल को, तो पहला स्टेप तो आपकी वो सोर्स फाइल होती है। अगर आपने फॉर एग्जांपल उसका नाम रखा आपने फॉर एग्जांपल फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, तो फाइल क्या बन जाएगी वो, फर्स्ट डॉट ASM, वो ASM फाइल बन जाएगी फर्स्ट डॉट ASM के नाम से। ASM एक्सटेंशन होता है असेंबली का, तो ये आपकी सोर्स फाइल हो गई। स्टेप 2 पे जाओगे तो असेंबलर जो है करेगा क्या, आपने कंट्रोल F9 के जो आपने असेंबल किया प्रोग्राम को, तो असेंबलर एक्टिव होगा। असेंबलर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगा और लिंकिंग लाइब्रेरी को लिंक करेगा। आपने अरवाइन की लाइब्रेरी लिंक की हुई है, मुख्तलिफ लाइब्रेरीज जो भी हैं लिंक करना होगा, वो आपके प्रोग्राम के साथ लिंक होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट फाइल जो है वो ऑब्जेक्ट फाइल कहलाती है, इस पर काम होगा। और मुख्तलिफ लाइब्रेरीज जो है जो लिंक होना होंगी वो आपके प्रोग्राम के साथ लिंक होंगी, जिसमें अरवाइन की लाइब्रेरी भी शामिल है। लिस्टिंग फाइल एक बनती है, लिस्टिंग फाइल जैसे आपने लिखा ना फर्स्ट डॉट ASM, एक फाइल बन जाएगी, उसका नाम होगा फर्स्ट डॉट, उसी नाम से बनेगी फर्स्ट के नाम से, लेकिन उसका एक्सटेंशन होगा फर्स्ट डॉट LST। LST स्टैंड्स फॉर लिस्टिंग फाइल, ठीक है। इसमें वो सारी चीजें होंगी कि भाई जो ऑप कोड है, ऑप कोड इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड क्या है, और रैम के ऊपर कौन से एड्रेस पे चल रहा है, जो मैंने आपको दिखाया था पीछे स्लाइड में। ये पीछे हमने स्लाइड में किया था ना, कौन सा एड्रेस जो है कौन से कोड पे चल रहा है, नॉप नॉप जो किया था, नॉप में था ये। तो ये हमने देखा था ना ये चीज, ये LST फाइल में सारी, यानी कि वो कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है, वो इंस्ट्रक्शन कौन सा, उसका ऑपकोड क्या है, और वो रैम के ऊपर कौन से एड्रेस पे चल रहा है, ये रैम के एड्रेसेस हैं, ठीक है। ये ऑपकोड है और ये इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन के ऑपकोड है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन है, ये इसका ऑपकोड है, ये रैम का एड्रेस है जहाँ पर ये चल रहा है। तो ये चीज अगर आपको पता करनी है तो आप कौन सी फाइल देखोगे जाके, ये वाली फाइल LST लिस्टिंग फाइल। तो जिस नाम से आपने, जो आपकी सोर्स फाइल होगी, जब आप उसको असेंबल करोगे तो एक फाइल उसी फोल्डर में जहाँ सोर्स फाइल पड़ी है, वहाँ पर एक LST के नाम से एक फाइल आ जाएगी। उसको आप जब खोल के देखोगे तो आपको वही चीज़ नजर आएगी जो मैंने आपको दिखाई अभी, ठीक है। इस तरह की जो है इंस्ट्रक्शन और उनका ऑपकोड और उनका जो है रैम का एड्रेसेस। फिर ये स्टेप 3 पे क्या होगा, फिर वो एग्जीक्यूटेबल एग्जी बन जाएगी, उस फाइल की एग्जी बन जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको लोड करके उसका आउटपुट आपको दिखा देगा। तो वो एग्जी फाइल ऐसे बनेगी, फर्स्ट डॉट एग्जी, एक और फाइल बनेगी, ठीक है, फर्स्ट डॉट एग्जी के नाम से। सोर्स फाइल आपकी थी फर्स्ट डॉट ASM, एक फर्स्ट डॉट LST बनी और एक फर्स्ट डॉट एग्जी बनी। साथ साथ एग्जी, जब वो एग्जी बनाएगा एक और फाइल बनाएगा जिसका नाम होगा फर्स्ट डॉट मैप, फर्स्ट डॉट मैप के नाम से। यानी कि फर्स्ट तो आपके प्रोग्राम का नाम था, लेकिन फर्स्ट तो वही रहेगा सब जगह पे, लेकिन बाद में
कहीं LST बन रही होगी उस नाम से, कहीं XE बन रही होगी और कहीं मैप, ये सारा एक ही फोल्डर में बनेगा। जहां पर आपका सोर्स फाइल रखी है उसी फोल्डर में ये सारी फाइलें, ये आपने खोल के देखी, ये आपने देखी, आपने जो आपने लैब में जो भी फाइलें चलाई हैं उसका फोल्डर खोल के देखा आपने, जहाँ आपकी SM फाइल रखी थी वहां पर कुछ और फाइलें भी आपको नजर आएंगी, देखा किसी ने? क्या भी देख ले, जो आपने एड सब्ट्रैक्ट का प्रोग्राम लिखा था वहां पर उसी फोल्डर में जाकर देखें, ये फाइल नजर आएंगी आपको, .lst, .exe, .map भी बनती है। जी कोई रिप्लाई करे, किसी ने देखा तो बताया। LST फाइल है? यस सर, मैंने देखा। हाँ, तो इस तरह से आप देखिएगा, LST फाइल है, उसमें सारी लिस्टिंग होगी। मैप फाइल भी देखना, मैप फाइल में ही फायदा होगा, आपको पता चलेगा आपका प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम कितना साइज ले रहा है, आपका प्रोग्राम कितना साइज ले रहा है मेमोरी के अंदर, और वो आपको मैप फाइल से पता चलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है असेंबली के अंदर, जो ये फाइलें आपके लिए बनाई जा रही है ना, इसलिए बनाई जा रही हैं क्योंकि आप ज़्यादातर ये को लिखते हो और आप सिर्फ एक्जी देखते हो, ठीक है, लेकिन ये फाइलें भी खोल के देखना ताकि इसमें आपका आइडिया हो कि किस इसको कौन सी इंस्ट्रक्शन, कितने ऑपकोड क्या बन रहा है, उसके कितने बाइट रैम के ऊपर जा रहे हैं उसके, तो वो सब चीज़ें देख सकते हैं। तो ये कहलाती है असेंबलिंग एग्जीक्यूशन साइकिल, ठीक है। तो 4 तरह की फाइलें बनेंगी, ASM तो आपका सोर्स फाइल, LST, XE, मैप, सेम नाम से, जिस नाम से ASM बन रही है उसी नाम से ये 3 फाइलें मजीद बनेंगी उसमें। तो ये साइकिल कहलाती है असेंबलिंग एग्जीक्यूशन साइकिल। जब आप असेंबल करते हो तो ये चारों फाइलें बनेंगी, ठीक है, असेंबलिंग। अब ये सबकी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको वर्बली बता दी है। सोर्स फाइल तो वही है जो आपकी, जिसमें आपने कोड लिखा है, बाकी जो ऑब्जेक्ट फाइल बनती है वो ट्रांसलेशन, इसमें ऑपकोड वगैरह आ जाता है, ऑब्जेक्ट फाइल हो जाती है। तो वो ये आपकी आगे आगे फिर वही इसी ऑब्जेक्ट फाइल से वो एक्जी बनाता है। लिस्टिंग फाइल आपको मैंने बता दिया क्या होता है, ठीक है। ये कोई भी एरर आएगा ना, कोई भी एरर आएगा तो प्रोग्रामर क्या करेगा कि वो LST फाइल में भी जाके देख सकता है कि क्या मसला है, ठीक है, तो आइडिया हो जाता है वहां से भी जाके। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं कि ये सारी साइकिल है और उसमें सारी फाइलें लोड होती हैं। आखिर में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जो एक्जी फाइल बनती है उसको लोड करता है और स्क्रीन के ऊपर उसका जो है वो आउटपुट दिखाता है। एक फाइल mac32.batch के नाम से भी इसके अंदर बाय डिफॉल्ट रखी है, ये बैच फाइल है, ठीक है। यानी कि आप कमांड लाइन पे जाके भी चलाना चाहो, वैसे तो विजुअल स्टूडियो सही है एनवायरनमेंट, वहीं पर आप प्रोग्राम चलाओ, लेकिन अगर आप कमांड लाइन पे जाके भी चलाना चाहो तो वहाँ भी चल जाएगा। तो वहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर का ml.exe की एक फाइल रखी हुई है जहाँ पर आपका ये विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल्ड हुआ हुआ है। तो वहाँ पर एक फाइल ml.exe के नाम से, एक फाइल link32.exe के नाम से, ये माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर की फाइल है और ये माइक्रोसॉफ्ट लिंकर है। कमांड लाइन पे जाके अगर आप लिखोगे mac32 और प्रोग्राम का नाम, इसमें एक्सटेंशन नहीं देना, .asm नहीं देना, ठीक है। जैसे mac32 लिख के आपने फर्स्ट लिख दिया, खाली फर्स्ट प्रोग्राम का नाम है, आप .asm नहीं लगाना। तो वो क्या करेगा फिर, वो इसको वैसे ही जैसे आपने विजुअल स्टूडियो पे प्रोग्राम असेंबल होता था कमांड लाइन पे भी हो जाएगा। mac32 एक्चुअली वो उसको कमांड लाइन के ऊपर भी चला लेगा, वही काम जो आपका GUI एनवायरनमेंट में हो रहा है वही काम आपका CLI एनवायरनमेंट में भी हो जाएगा। तो बहरहाल ये भी आप कर सकते हो करना चाहो, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा विजुअल स्टूडियो पे ही काम करो, तो वहां पर जरा सब चीजें आप अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो। अच्छा जी, रियल मोड के ऊपर भी जो प्रोग्राम्स हैं उनको mac16.bash के ऊपर भी आप चला सकते हो। वैसे mac32 जो है ये विंडोज एनवायरनमेंट के लिए है, लेकिन जो डॉस मोड पे सिर्फ डॉस एनवायरनमेंट के लिए mac16.bash की फाइल भी मौजूद है। लिस्टिंग फाइल के बारे में मैंने आपको बता दिया।
इसमें सारी चीजें होती है, सोर्स कोड, एड्रेस, ऑब्जेक्ट कोड, सेगमेंट के नेम्स, वेरिएबल, प्रोसीजर, कांस्टेंट। और मैप फाइल के अंदर स्टार्टिंग एड्रेस, एंडिंग एड्रेस, साइज, सेगमेंट टाइप, ये सारी होती है। यानी कि प्रोग्राम आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, प्रोग्राम आपका खत्म कहाँ पे हो रहा है, उसका एड्रेस। एड्रेसिंग ज्यादातर जो एड्रेसेस की चीजें हैं, साइज वगैरह, वो सारा आपको मैप फाइल से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फाइलें आप देख भी लेना, आपके नजर आ रही होंगी आपके फोल्डर में, तो उसको भी आप देख लेना। इसके अलावा डेटा टाइप्स डिफाइन किए जा रहे हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ किस्म के डेटा टाइप्स हैं, जैसे बाइट है, साइन बाइट है, वर्ड है, एस पर साइन वर्ड, डी वर्ड, साइन डी वर्ड। साइन का मतलब जाहिर है साइन में आपकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव होगी। ठीक है, साइन साइन एक बाइट शुरू का जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो साइन के लिए होती है। वन होगा अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में तो वो माइनस वैल्यू है, और अगर जीरो होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में तो वो पॉजिटिव वैल्यू है। इसके अलावा क्यू वर्ड है, क्यू वर्ड भी डेटा टाइप है। क्वाड वर्ड, टेराबाइट डेटा टाइप है, ये फिर आगे चला जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो जाहिर है डी वर्ड पे ही आपकी 4 बाइट हो जाती है, फिर ये 8 बाइट पे क्वाड वर्ड आ जाता है, और फिर उसके बाद ये टेराबाइट 10 बाइट का है मेरे ख्याल में टेराबाइट। फिर डिफाइनिंग रियल नंबर्स डेटा, रियल नंबर्स जो है वो उनको भी आप बता सकते हो, जैसे फ्लोटिंग में वैल्यू लिखनी है 62.5, तो इस तरह की वैल्यूज जो है वो उसकी डेटा टाइप आप फिर रियल दोगे, रियल। ये सारी चीजें ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अभी देख लेते हैं इसको। इसके अलावा लिटिल एंडियन ऑर्डर, ये इसके बारे में थोड़ी सी बताऊंगा मैं आपको कि इंटेल का प्रोसेसर किस तरीके से बाइट वाइज ली सिग्निफिकेंट बाइट जो है ना वो पहले एक्सेस करता है, और ग्रेजुअली फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट की तरफ जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो हम देख लेते हैं डेटा टाइप्स के बारे में, तो बाइट और साइन बाइट। ठीक है, तो 8 बिट अनसाइंड इंटीजर आप डिफाइन कर सकते हो, जो 8 बिट अनसाइंड होगा वो बाइट कहलाएगा, और 8 बिट अगर साइन इंटीजर करोगे तो वो साइन बाइट कहलाएगा। ठीक है, तो दोनों कर सकते हो, बाइट भी कर सकते हो, साइन बाइट भी कर सकते हो। साइन का ये फायदा है, प्रोग्राम चलते चलते अगर वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई तो आपको डेटा टाइप इसको सपोर्ट करेगा, साइन बाइट अगर होगा। अगर बाइट होगा तो फिर मसला कर सकता है। वर्ड और साइन वर्ड, ठीक है, तो मस्त वर्ड और साइन वर्ड में भी 16 बिट्स का यूज होता है। ये डेटा टाइप है, वर्ड करोगे 2 बाइट 16 बिट, यानी कि साइन वर्ड भी 2 बाइट पे है, लेकिन इसमें प्लस या पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है, इस तरह डी वर्ड में भी डी वर्ड जो है 32 बिट का है, यानी कि 4 बाइट, और साइन डी वर्ड भी 4 बाइट का है, प्लस या माइनस वैल्यू के साथ। इस तरह क्वाड वर्ड जो है 64 बिट इंटीजर है, यानी कि 8 बाइट। 64 बिट का मतलब 8 बाइट हो गया, और ये 80 बिट है। ठीक है, तो देख लेना बाइट कितने बनते हैं 80 बिट के, वो टेरा बाइट पे चला जाता है। तो ये शायद आपके पास कमांड चले ना, इतने बाइट टेरा क्वाड क्वाड चल जाएगी आपके पास, क्योंकि आपका 64 बिट जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज वगैरह, तो वहां तो ये चल जाएगा। तो जिसका 64 बिट नहीं है वहां पर क्वाड वर्ड भी नहीं चलेगा, वहां बस ये डी वर्ड तक ही चलेगा जहाँ 32 बिट के हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये सारी सपोर्टेड डेटा टाइप्स है जो कि असेंबली में हम करते हैं। तो ये रियल की है, रियल का मतलब क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। रियल 4 का मतलब है कि 4 बाइट की वैल्यू आप ले सकते हो फ्लोटिंग पॉइंट, यानी कि जिसको 62.44 है, इस तरह की वैल्यूज जो है वो अगर आपको सेव करवानी है तो आपको डेटा टाइप रखना पड़ेगा रियल। 4 का मतलब 4 बाइट, रियल 8 का मतलब 8 बाइट फ्लोटिंग वाली वैल्यू होगी। ये रियल शॉर्ट वैल्यू कहलाती है, ये लॉन्ग रियल कहलाता है। ये 8 बाइट के ऊपर बड़ी वैल्यू होगी तो 8 बाइट पे आ जाएगी। रियल 10 करोगे तो और बड़ी हो जाएगी वैल्यू, एक्सटेंडेड रियल कहलाता है। ये 10 बाइट तक जा सकता है। तो जिनके प्रोजेक्ट में आपको खास तौर पे ये काम आएगी डेटा टाइप, जो अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को अंदर वैल्यू रखवानी है अपनी यूजर से, फ्लोटिंग पॉइंट में लेनी है या कहीं वैल्यू रखवानी है, तो आप फिर ये डेटा टाइप यूज करोगे रियल। अब यहाँ पर ये देख लो, ये तरीकेकार है और आपने किया भी लैब में। वैल्यू 1 ये वेरिएबल का नाम दे दिया, बाइट की डायरेक्टिव है। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू 1 जो है ये बाइट टाइप का एक वेरिएबल बना रहे हो आप।
और उसमें क्या स्टोर करवा रहे हो 10, 10 से ये इनिशियलाइज हो गया, वैल्यू 1 के अंदर 10 आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लिखते हो। ये आपने किया भी है लैब में इस तरीके से, वैल्यू बनाया ना, वेरिएबल बनाया ना, इस तरीके से वैल्यू असाइन किए हैं आपने। अच्छा अच्छा ये देख लें, ये देखो यहाँ पर मुख्तलिफ एग्जांपल्स दी हुई हैं स्लाइड में, बाइट और साइन बाइट की, बाइट और साइन बाइट की मुख्तलिफ एग्जांपल्स यहाँ दी है। वैल्यू 1 बाइट ए, अब यहाँ पर क्या है कि करेक्टर कांस्टेंट दिया हुआ, यानी कि ए जो है वो वैल्यू 1 में आ जाएगा, और ये ए जो है कितने बाइट लेगा, एक ही बाइट लेगा क्योंकि बाइट टाइप है, तो एक करेक्टर ही दिया हुआ है चूंकि यहाँ पर, और सिंगल कोटेशन में, तो एक ही करेक्टर वैल्यू 1 में आएगा। इस तरह वैल्यू 2 एक अलग वेरिएबल बनाया आपने, और उसके आगे लिखा आपने बाइट 0, तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट अनसाइंड बाइट, स्मॉलेस्ट अनसाइंड बाइट है, यानी कि 0 से कम तो वैल्यू हो नहीं सकती अनसाइंड में, अनसाइंड में ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू तो होती नहीं है, तो 0 से कम पॉसिबल नहीं है, तो 0 वैल्यू एक्चुअली वैल्यू 2 में चला जाएगा, तो ये स्मॉलेस्ट अनसाइंड बाइट है। वैल्यू 3 एक और वेरिएबल बनाया आपने वैल्यू 3 के नाम से, ये भी बाइट टाइप है, और इसमें आप क्या स्टोर करवा रहे हो 255 से आपने इसको इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू 3 को, और 255 इज द लार्जेस्ट अनसाइंड बाइट, इससे बड़ी वैल्यू बाइट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बाइट में 8 बिट होती है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 की 8 बिट्स को आप 1 कर दोगे तो क्या बनेगा, वैल्यू क्या बन जाएगी 255, उससे ज्यादा आप एक बाइट में स्टोरी नहीं करा सकते। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा है लार्जेस्ट अनसाइंड बाइट। यहाँ को इसलिए बता रहा हूँ, कोई वैल्यू अगर आप कहीं रखवाओगे ना, फिर आपने लिख दिया 300, एग्जाम में भी हम इस तरह लिख के दे देते हैं, कहते हैं भाई एरर है तो बताओ, और लोगों को एरर निकालना नहीं आता, लोग कहते हैं क्या, अब मैंने फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा होता वैल्यू 3 बाइट 366, और आप कहते हैं भाई ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि डेटा टाइप चूंकि बाइट है, तो 255 से ऊपर तो आप वैल्यू दे ही नहीं सकते इसमें। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को लॉजिकली समझें, ताकि आप एरर वगैरह कोई प्रोग्राम आ जाए एग्जाम में भी, कोई भी क्विज में या कैसे, तो आपको समझ में आए कि भाई इसके नीचे रीजन क्या है। इसका वैल्यू 4 साइन बाइट है, ये -128 इसकी स्मॉलेस्ट साइन बाइट की रेंज है, एक बाइट में -128 से कम नहीं होगा, और एक बाइट के अंदर +127 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसमें बाइट की होती है ना, उसकी होती साइन की होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट साइन की होती है, तो बची 7 की 7 बिट 1 करोगे तो बनेगा 127, तो 127 पॉजिटिव जा सकते हो और -128 नेगेटिव जा सकते हो एक ही बाइट में। और वैल्यू 6 के नाम से एक वेरिएबल बना हुआ है, ये अनइनिशियलाइज्ड है, क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि ये रन टाइम के ऊपर इसको वैल्यू असाइन करोगे आप। ठीक है, तो इस तरह से अनइनिशियलाइज्ड बाइट जो है वो आप कर सकते हो। ये सारे करके देखना, चला के देखना आप। ठीक है, वैल्यूज दे के देखना, ये भी देखना 256 देख के देखना 257, फिर क्या कोई एरर आ रहा है नहीं आ रहा, इससे कम ज्यादा करना वैल्यू, हाईएस्ट पॉसिबल, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट से ज्यादा कम ज्यादा करके देखना, ताकि थोड़ा सा आइडिया होगा आपको कि कौन सी चीजें अलाउ है, कौन सी चीजें अलाउ नहीं है। तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? बाइट एरेज, अब आप देखो, ये एरे पे काम अभी तक मेरे ख्याल में आपने नहीं किया होगा लैब में, एरेज पे किया है लैब में काम एरेज पे? कोल की लैब में? जी कॉल की। नो सर। अभी इसमें एरे का कॉन्सेप्ट जो है ना वो डिफरेंट है C# से, जिस तरह से आप वहाँ करते हो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट जरा क्लियर रखना। यहाँ पर एरे जो है ना, क्योंकि मैंने असेंबली बताया था, असेंबली में हर चीज ना बाइट वाइज होती है, आप हर चीज को बाइट में लेते हो। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर लिखा है लिस्ट 1, ये लिस्ट 1 के नाम से एक वेरिएबल है, लेकिन डेटा टाइप्स पे आपने लिखी हुई है बाइट, तो ये बाइट टाइप का वेरिएबल हो गया लिस्ट 1।
लेकिन आगे आपने क्या लिखा है 10, 20, 30, 40। अब ये कॉमा लगा हुआ है, कॉमा का मतलब है कि इसमें एक वैल्यू नहीं है, मल्टीपल वैल्यूज जा रही हैं। तो अब ये जो वेरिएबल बन गया ना लिस्ट वन, ये एरे वेरिएबल बन गया। ये एरे वेरिएबल है बाइट टाइप का, ठीक है, क्योंकि आगे जो वैल्यूज हैं उसके अंदर जो इनिशियलाइज हो रही है वो मल्टीपल वैल्यूज है, और जब मल्टीपल वैल्यूज कॉमा के साथ आप दे रहे हो तो फिर वो एरे वेरिएबल बन जाता है, एरे वेरिएबल बन जाता है। तो ये बाइट टाइप का एरे वेरिएबल है। अब लिस्ट वन का साइज क्या होगा, क्योंकि जाहिर है ये बाइट टाइप का वेरिएबल है, तो लिस्ट वन का साइज क्या होगा। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4, 10, 20, 30, 40, 4 एलिमेंट्स हैं। तो लिस्ट वन का जो साइज होगा वो 4 बाइट होगा। लिस्ट वन का साइज जो होगा वो 4 बाइट होगा, ठीक है, क्योंकि 4 वैल्यूज हैं और हर वैल्यू 1 बाइट ले रही है, हर वैल्यू 1 बाइट ले रही है। तो 4 वैल्यूज हैं, तो 4 बाइट का एक एरे वेरिएबल बन गया लिस्ट वन। इस तरह से नीचे देखो लिखा हुआ है लिस्ट टू। अब लिस्ट टू एक अलग वेरिएबल है और ये भी एरे वेरिएबल है, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज जा रही हैं और बाइट टाइप का है। लेकिन इसमें आप इस पहले वाले में और इस वाले में फर्क देखो। पहले वाले में एक ही लाइन पे था, लेकिन यहाँ पर 10, 20, 30, 40, नीचे गए 50, 60, 70, 80, फिर नीचे गए 81, 82, 83, 84। अब ये 3 लाइनों पे जा रहा है, लेकिन नीचे जब आप नीचे आओगे ना, नीचे जाके दोबारा आपको लिखना पड़ेगा बाइट। अगर नेक्स्ट लाइन पे आप लिख रहे हो, नेक्स्ट लाइन पे लिखने आओगे तो आपको दोबारा से उसकी डेटा टाइप बतानी पड़ेगी। ये उस सूरत में होगा जब आप एंटर करके नीचे आ जाओगे और आपने 40 के बाद कॉमा नहीं लगाया, 80 के बाद कॉमा नहीं लगाया। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल 40 के बाद कॉमा लगा दिया, फिर आप एंटर करोगे तो फिर बाइट लिखने की जरूरत नहीं है। कॉमा लगा दिया तो फिर वो कंटिन्यू रहेगा 50, 60, 70, 80, और यहाँ भी कॉमा अगर लगा दिया तो फिर बाइट लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये यहाँ से स्टार्ट होगा 10, 20, 10 से स्टार्ट होगा और 84 पे जाके खत्म होगा, अगर ये आपने यहाँ पर एंटर करने से पहले कॉमा लगा दिया। लेकिन अगर एंटर करने से पहले कॉमा नहीं लगाया, यानी कि आपने बगैर कॉमा के एंटर कर दिया, फिर अगली लाइन पे आपको बाइट लिखना पड़ेगा, वरना एरर प्रोड्यूस होगा। ये बात क्लियर हो गई? क्वेश्चन तो नहीं है इस बात में? सर ये लिस्ट का कीवर्ड यूज क्यों कर रहे हैं? वैसा भी कर सकते हो, नाम रखा हुआ है, कीवर्ड नहीं है ये, मतलब ये कोई भी नाम है वेरिएबल का, जो आप लिस्ट वन लग दिया, कुछ भी रख दो, एरे वन लिख दो, एरे वन बन जाएगा। ये वेरिएबल है जो आपने खुद ही नाम रखा है इसका। अब ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, लिस्ट टू का साइज क्या होगा? ये भी एक वेरिएबल, एरे वेरिएबल है, इसका साइज क्या होगा? लिस्ट वन का साइज तो 4 था, इसका क्या साइज होगा लिस्ट टू का? ये बताएं। सेम चीज है सर, लिस्ट वन की तरह है लिस्ट टू। साइज कितना होगा उसका? साइज 4 बाइट था, इसका कितना साइज होगा लिस्ट टू का? इसका भी 4 बाइट होगा सर। पहले का 4 बाइट क्यों था, इसका 4 बाइट क्यों था? एक नंबर 4 थे ना इसमें, 1, 10, 20, 30, 40, एक बाइट ले रहा था। ये 1 बाइट, ये दूसरा बाइट, ये तीसरा बाइट, ये चौथा बाइट। तो इसका साइज हो गया 4 बाइट। लिस्ट टू का कितना साइज होगा? इसमें 4 एलिमेंट्स तो नहीं है लिस्ट टू में, कितने एलिमेंट्स हैं? जी, उमर खान के अलावा भी बता दें, और भी लोग हैं भाई, फिर सब पार्टिसिपेट करें। 12 होगा सर। हाँ 12 होगा, बिल्कुल सही बताया। और लोग भी पार्टिसिपेट करें, मुझे लग ये रहा है कि सब लोग ज्वाइन करके चले गए, ऐसा तो नहीं है ये ना, 1-2 आदमी क्लास ले रहे हैं, बाकी सब ऐसी बदगुमानी आ जाती है जहन में। अगर आप थोड़ा रिप्लाई कर रहे होगे चीज़ों को तो फिर लगेगा कि आप वाकई में बैठे हुए क्लास ले रहे हो। तो आप ये देखो 12 होगा, क्योंकि देखो 4 बाइट की है, 4, 4, 4, ठीक है, तो 12 हो जाएगा इसका साइज। तब समझ में आया? तो ये मैं ना कोई आपको वेरिएबल का नाम देके मैं दे सकता हूँ, मैं इसका इस वेरिएबल के साइज बताओ, तो आपको सिर्फ यही करना है। अब देखो अगर यहाँ पर मैंने बाइट नहीं होता, वर्ड होता,
इसका मतलब ये लिस्ट वन का साइज, अगर लिस्ट वन में मैं बाइट की जगह वर्ड लिखता तो फिर क्या साइज होता? ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके इस डिस्कशन। अगर लिस्ट वन के अंदर बाइट की बजाय वर्ड लिख देता तो लिस्ट वन फिर वर्ड टाइप का वेरिएबल होता, फिर इसके अंदर कितने बाइट लेता है, ये कितने बाइट लेता फिर लिस्ट वन? हाँ, ये सही बताया फिजा इसहाक ने, 8। बिल्कुल सही बताया, 8 क्यों लेता? क्योंकि फिर एक वैल्यू 2 बाइट लेती है, तो वर्ड टाइप का ना, वर्ड मतलब 2 बाइट, तो 10 भी 2 बाइट, 20 भी 2 बाइट, 30 भी 2 बाइट, 40 भी 2 बाइट, तो 2 2 4 2 6 2 8, तो इसका साइज हो जाता 8 लिस्ट वन का साइज। और लिस्ट टू का साइज कितना हो जाता अगर ये वर्ड टाइप का होता? अगर ये बाइट की जगह वर्ड टाइप का होता जी? 24। 24, हाँ सही बताया, फिर 24 होता, डबल हो जाएगा साइज। अब आपको समझ में आया कि डेटा टाइप चेंज होने से वो वेरिएबल का साइज चेंज हो रहा है। डेटा टाइप होने से वेरिएबल का साइज, टोटल साइज चेंज हो रहा है। अगर मैं डीवर्ड रख देता, ये मैं अगर ये वेरिएबल वन, लिस्ट वन का नाम, लिस्ट वन की डेटा टाइप अगर मैं डीवर्ड रखता, फिर क्या साइज बनता है इसका? डीवर्ड का मतलब 4 बाइट। 12। 12 नहीं, गलत जवाब, 12 तो नहीं होगा। डीवर्ड का मतलब 4 बाइट, तो एक वैल्यू 4 बाइट ले रही है, 4 4 8 4 12 4 16 बाइट। हाँ ये सही जवाब दिया, 16। 16 हो जाता ना फिर 16 हो जाता है लिस्ट वन का साइज। जो डेटा टाइप रखोगे एक वैल्यू फिर उतने बाइट लेगी। डीवर्ड रख दिया तो एक वैल्यू अब 4 बाइट ले रही है, 10 जो है 4 बाइट पे आएगा, 20 अगले 4 बाइट पर आएगा, 30 अगले 4 बाइट पर आएगा, 40 अगले 4 बाइट पर आएगा। देखो ये अगर चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी ना, फिर आप एरे की वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकोगे। आगे आगे देखना, एरे की वैल्यू को हम बाइट से एक्सेस करेंगे। अगर मुझे 30 एक्सेस करना है तो मैं आगे से 4 बाइट छोड़कर, 8 बाइट छोड़कर, 4 ये 8 बाइट छोड़ के इस पे आऊंगा, क्योंकि डेटा टाइप क्या रखी हुई है मैंने, डीवर्ड। डीवर्ड का मतलब है एक 4 बाइट ले रहा है तो मैं 8 छोड़ूंगा ना, तभी तो 30 पे आऊंगा। इसमें किसी भी वैल्यू पे आप जाओगे तो उस बाइट, उतने बाइट्स को स्किप करके आओगे फिर, वरना वो वैल्यू एक्सेसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो आपने डेटा टाइप क्या रखी है, ये बहुत मैटर करता है। अभी तो यहाँ पर बाइट लिखा हुआ है, लेकिन ये चेंज हो जाएगा अगर वर्ड या डी वर्ड या आगे जो वर्ड वर्ड करोगे तो उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। इस तरह से देखो, लिस्ट थ्री ये भी एक वेरिएबल है, एरे टाइप का है वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर कॉमास नजर आ रहे हैं हमें। बाइट इसका जो है वो, इसका वो है डेटा टाइप आपने बाइट रखी है इसकी। इस तो डेटा टाइप जो है ना हमेशा यही होती है, इसमें बाइट, वर्ड, डी वर्ड, इसमें ये नहीं होता स्ट्रिंग, इंटीजर वगैरह, ये सी शार्प की तरह इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें या तो बाइट होगा या वर्ड होगा या डी वर्ड होगा, इसमें बस ऐसे ही एक्सेस करते हैं चीजों को। टीजर और स्ट्रिंग और फ्लोट और इस तरह की चीजें डेटा टाइप में, हाँ रियल लिख सकते हो आप, रियल जो अगर आप फ्लोटिंग वैल्यू आएगी तो आप रियल लिख सकते हो, लेकिन वरना ये नॉर्मली ऐसे लिखा जाता है। अब देखो यहाँ पर ये, अब ये जो एरे वेरिएबल है लिस्ट थ्री, इसमें एक वैल्यू तो अनइनिशियलाइज्ड है जो कि रन टाइम पे दी जाएगी, एक वैल्यू 32 है जो कि एक नंबर है, एक वैल्यू जो हेक्सा है 41 एच है, इसका रेडिक्स बता रहा है, इट्स एन हेक्साडेसिमल वैल्यू। और एक वैल्यू जो है वो कौन सी है, बाइनरी, इसका रेडिक्स बी लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये बाइनरी वैल्यू है। तो इस तरह से दो, इसके अंदर सारी वैल्यू अलग अलग है, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी। ये जरूरी नहीं है कि सारे बाइनरी हो, जरूरी नहीं है सारे हेक्सा हो, क्योंकि वो बाइट वाइज लेता है। तो ये भी एक बाइट हो गया, 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 तो ये भी 4 बाइट लेगा। लेकिन जरूरी नहीं, इसलिए इसके अंदर जरूरी नहीं है कि सारी डेटा टाइप एक ही हो, सारे बाइनरी हो, सारे एग्जाम, ऐसा जरूरी नहीं है एरे के कॉन्सेप्ट। वो सिर्फ बाइट वाइज वैल्यू को पढ़ता है, चाहे कुछ भी रखा हो। लिस्ट फोर में आप देखो, लिस्ट फोर में यहाँ दिखा रहा है ये हेक्सा, वैसे एक वैल्यू है हेक्सा की 0h। जीरो क्यों लगाया इसमें, कौन बताएगा? शुरू में जीरो क्यों लगाया?
जी सर ये वो है पॉइंटर, नहीं, पॉइंटर तो नहीं है, फ्लैग है सर पर। नहीं फ्लैग भी नहीं। ये मैंने आज सर आपने बताया था ना कि हेक्सा की आज वैल्यू तो होगी तो जीरो लगाएंगे चार्ट में। जी सर आपने बताया था ना कि हेक्सा वैल्यू होगी तो जीरो लगाएंगे ताकि वेरिएबल नहीं हाँ समझे, हम उसको वैल्यू समझे। हाँ, ये बिल्कुल सही बताया, हमजा ने बिल्कुल सही बताया। ये वरना वेरिएबल इसको ट्रीट कर लेगा ना, इसके शुरू में अगर जीरो नहीं लगाओगे तो एज बन जाएगा, एज नाम का वेरिएबल भी तो बन सकता है। तो जब भी अल्फाबेट से कोई हेक्सा नंबर स्टार्ट हो रहा हो तो शुरू में आप जीरो लगा देते हो ताकि उसको वो वेरिएबल ट्रीट ना करे। ये मैंने आज की क्लास के शुरू में बताया, पहली स्लाइड के अंदर ये बात बताई थी मैंने, पहली दूसरी स्लाइड में चल रही थी। तो ये जीरो का रीजन ये है, ठीक है। अब यहाँ पर जीरो लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि शुरू में नंबर आ रहा है, तो यहाँ वेरिएबल इसको नहीं बना सकेगा ये कोई भी, क्योंकि नंबर से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर जीरो देने की जरूरत नहीं। लेकिन जो यहाँ पर चूंकि ए से शुरू हो रहा था हेक्सा वैल्यू नंबर, तो इसलिए शुरू में जीरो लगाया। तो 0H 20H और फिर ए और फिर 22H, ठीक है। अब ये चार नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे, चार हैं, चारों का एक एक बाइट लेंगे। चारों की डेटा टाइप क्या है? बाइट। ये भी एक बाइट लेगा, 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 ठीक है। तो ये चारों वैल्यूज आ गए एक एक बाइट पे, और ये लिस्ट 4 का जो साइज होगा वो भी 4 बाइट पे होगा। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि मेमोरी के अंदर होता यही है। मेमोरी लेआउट नीचे दिखाया है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल लिस्ट 1 की बात कर रहे हैं, लिस्ट 1 में क्या स्टोर है? 10 20 30 40। तो पहले एड्रेस पे 0 एड्रेस पे 10 आ जाएगा, 1 एड्रेस पे 20 आ जाएगा, ये एक एक बाइट का फासला है ना। 2 एड्रेस के ऊपर 30 आ जाएगा और 3 एड्रेस के ऊपर 40 आ जाएगा, क्योंकि एक एक बाइट ले रहे हैं तो 0 1 2 3 एक एक बाइट के फासले से सबकी असाइनमेंट हो जाएंगी एरे वेरिएबल के अंदर, लिस्ट 1 के अंदर। हेक्सा की वैल्यू है इसलिए किसमें कह रही हैं आप? ये जो लिस्ट 1 है ना, लिस्ट 1 के अंदर जो वैल्यूज हैं 10 20 30 40, ये हेक्सा नहीं है, ये तो नॉर्मल डेसिमल है, क्योंकि इसका आप रेडिक्स नहीं दिया। रेडिक्स नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो डेसिमल लेता है। लेकिन ये जो बाहर के ऑफसेट एड्रेस है ना, ये हेक्सा में है। ऑफसेट एड्रेस ये मेमोरी के अंदर हेक्सा में है। तो ये एक एक बाइट आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि डेटा टाइप क्या था? बाइट। डेटा टाइप क्या था? बाइट। तो एक एक बाइट आगे बढ़ रहे हैं, 0 1 2 3। लेकिन अगर डेटा टाइप इसकी वर्ड होती तो फिर पहला 0 पे होता, अगला किस पे होता? 1 पे होता या 2 पे होता? 2 पे होता अगला, ठीक है। 0 पे होता, वो 0 1 पे 2 बाइट चली जाती, फिर अगला 2 पे होता, 2 3 के ऊपर ये 2 बाइट चली जाती, फिर अगला 4 पे होता, फिर अगला 6 पे होता, क्योंकि 2 बाइट के डिफरेंस से होता अगर डेटा टाइप उसके ऊपर वर्ड लिखी होती। लेकिन यहाँ डेटा टाइप चूंकि बाइट बाइट थी तो एक एक के डिफरेंस के साथ वो मेमोरी के अंदर रखा गया, एक एक बाइट के डिफरेंस के साथ। वरना 2